This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, ये लाइन कई फिल्मों के आखिर में हमने सुनी है, पर ऐसा आम जिंदगी में कहाँ होता है। शायद ही कोई ऐसी शादी हो जहाँ थोड़े बहुत झगड़े, मनमुटाव या बहस ना होती हो। शादी लव हो या अरेंज, एडजस्टमेंट तो करने ही पड़ते हैं। पर ये तो है आम परिवारों की कहानी जहाँ पैसा इन झगड़ों की बड़ी वजह बनता है। पर क्या अमीर रईस परिवारों में शादी के बाद प्रॉब्लम्स नहीं होती? तो आज की हमारी कहानी है 2 अरबपति NRI परिवारों की। इन परिवारों में हुई एक लव मैरिज की, जिसके चंद दिनों के बाद ही दुल्हन का कत्ल हो जाता है। लूटपाट के दौरान हुई इस घटना का असली मोटिव जब दुनिया के सामने आया तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि असल में ये शादी ही एक धोखा थी। आज की हमारी कहानी है एनी देवानी की। 70 के दशक में एनी के पिता विनोद हिंडोचा अपनी पत्नी नीलम के साथ युगांडा से आकर स्वीडन में बस गए थे। एनी का जन्म 12 मार्च 1982 को स्वीडन में ही हुआ और वहीं उसकी पढ़ाई भी हुई। पढ़ाई खत्म करने के बाद एनी एरिक्सन कंपनी में इनोवेशन इंजीनियर की पोस्ट पर थी। विनोद हिंडोचा एक करोड़पति बिजनेसमैन थे और ये एक समृद्ध परिवार था। स्वीडन के रईस लोगों में हिंडोचा परिवार का नाम शामिल होता था। 2009 में लंदन में एक यात्रा के दौरान एनी की मुलाकात ब्रिटेन में रहने वाले श्रियन देवानी से हुई। श्रियन देवानी ये ब्रिटेन के अरबपति थे। इनके पिता प्रकाश देवानी भी भारतीय मूल के थे, जो सालों पहले ब्रिटेन आकर बस गए थे। श्रियन ने पढ़ाई के बाद पिता के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया और इस वक्त ये खुद एक नर्सिंग होम के मालिक भी थे। फाइनेंशियली सेट होने के बाद देवानी परिवार श्रियन के लिए एक लड़की की तलाश में था। उधर श्रियन से दोस्ती के बाद एनी स्वीडन वापस लौट आई। 1 साल तक ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहे। 2010 में ये फिर से मिले, लेकिन अब इनके परिवार भी इसमें शामिल हो चुके थे और दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद मई 2010 में दोनों की सगाई कर दी गई। इनके रिश्ते में थोड़े उतार चढ़ाव भी आए। इसके बावजूद इन्होंने शादी करने का फैसला किया। उसी साल 29 अक्टूबर 2010 में भारत के मुंबई के पास लेक पवई में धूमधाम से एनी और श्रियन की शादी हो गई। वापस ब्रिटेन आकर भी एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हुई। मीडिया में भी इस शादी के बहुत चर्चे थे। सारी रस्में खत्म होने पर शादी के 1 हफ्ते बाद हनीमून के लिए ये दोनों साउथ अफ्रीका चले गए। ये श्रियन की ही चॉइस थी। श्रियन अक्सर साउथ अफ्रीका आता जाता रहता था, कभी बिजनेस के सिलसिले में या कभी घूमने के लिए। उसे साउथ अफ्रीका पसंद था और ये बात उसने एनी को भी बताई थी। 7 नवंबर को दोनों साउथ अफ्रीका के केप टाउन पहुंचे। यहाँ से श्रियन ने एक टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को एक टूरिस्ट गाइड के तौर पर बुक किया। इस टैक्सी से ये केप ग्रेस नाम के 5 स्टार होटल में पहुंचे, जहां इनकी बुकिंग थी। 3-4 दिनों तक ये क्रूगो नेशनल पार्क में घूमने के लिए गए, फिर वापस केप टाउन में अपने होटल आ गए। लेकिन इतने दिनों में एनी ने नोटिस किया कि श्रियन ज़्यादातर समय अपने फ़ोन पर ही बिजी रहता है, कभी चैट्स पर या कभी कॉल पर। शुरू में एनी ने इसे बिजनेस मैटर समझकर इग्नोर किया। कभी कभी वो प्यार से इन चैट्स को पढ़ने की कोशिश करती तो श्रियन या तो फ़ोन बंद कर देता और कॉल पर होता तो उठकर बाहर चला जाता। एनी को श्रियन का ये बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय तक तो उसने नज़रअंदाज किया, पर अब उसके मन में कुछ शक सा बैठ गया था। रात को भी श्रियन घंटों फ़ोन पर बिजी रहता और एनी उसका इंतज़ार करते करते सो जाती। 13 नवंबर 2010 की रात ये दोनों डिनर के लिए सर्फ साइड रेस्टोरेंट में गए। उसी समय रेस्टोरेंट में एक और टेबल पर 2 लोग और भी बैठे थे। डिनर करते हुए एनी ने नोटिस किया कि श्रियन बार बार उन लोगों की तरफ देख रहा है और बीच बीच में मुस्कुरा भी रहा है। एनी ने उन्हें देखा, फिर उसे लगा कि श्रियन तो अक्सर साउथ अफ्रीका आता रहता है, तो ये शायद उसके जानकार होंगे या कोई दोस्त। पर उसे अजीब लगा क्योंकि श्रियन ने उसे उन लोगों से नहीं मिलवाया। थोड़ी ही देर में वो लोग रेस्टोरेंट से उठकर बाहर चले गए। उनके जाने के 5-10 मिनट बाद ही श्रियन भी अचानक उठा और उसने एनी को कहा कि तुम डिनर करो, मैं भी एक अर्जेंट कॉल करके आता हूँ। एनी वहाँ अकेली बैठी थी। काफ़ी देर बाद भी श्रियन वापस नहीं आया। परेशान होकर एनी उसे देखने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकली, पर श्रियन बाहर नहीं था। उसने श्रियन को ढूंढना शुरू किया तो थोड़ी देर में श्रियन रेस्टोरेंट की साइड से दौड़ता हुआ आया। उसने एनी को सॉरी भी बोला। अब ये दोनों वापस होटल आ जाते हैं। यहाँ भी श्रियन फ़ोन पर ही बिजी था। वो एक बार फिर एनी को कहता है कि तुम आराम करो, मैं कुछ अर्जेंट काम से बाहर जा रहा हूँ, काम निपटाकर थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन अब एनी का शक बढ़ चुका था। इस बार श्रियन के जाते ही एनी भी चुपके से उसके पीछे चल देती है।
श्रियन होटल बिल्डिंग से बाहर निकलकर बैक साइड की पार्किंग की तरफ चला जाता है। एनी भी उसके पीछे पीछे जाती है। वहां पहुंचकर एनी ने देखा कि अंधेरे में कोई एक शख्स पहले से मौजूद है। श्रियन दौड़कर उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। एनी ये सब देख रही थी। उसे लगा कि शायद ये श्रियन का कोई दोस्त है, पर इसके बाद आगे जो हुआ उसकी कल्पना भी एनी को नहीं थी। श्रियन और वो शख्स एक दूसरे को चूमना शुरू कर देते हैं और सिचुएशन दोस्ती से आगे बढ़कर लवर्स वाली हो जाती है। एनी ये सब देखकर दंग रह जाती है। इतने समय से वो श्रियन के साथ थी, पर श्रियन की बेरुखी का मतलब ये था वो कभी समझ ही नहीं पाई। उसका पति श्रियन एक समलैंगिक यानी गे था। वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से वापस जाने लगती है, पर सन्नाटे में उसके कदमों की आहट सुनकर श्रियन का ध्यान उधर जाता है। वो एनी को देखकर घबरा जाता है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। एनी गुस्से में होटल से बाहर निकल जाती है। श्रियन भी उसे फ़ोन करते हुए उसके पीछे भागता है। काफ़ी दूर जाने के बाद श्रियन एनी को रोक लेता है। सड़क पर इनकी बहस शुरू होती है। श्रियन एनी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों को होटल छोड़ने के बाद इनका टैक्सी ड्राइवर टोंगो अभी अपनी टैक्सी के साथ सड़क पर ही मौजूद था। उसने इन दोनों को झगड़ते हुए देखा। श्रियन एनी को समझाते हुए टैक्सी में बिठाने लगा, पर तभी अचानक वहां 2 हथियारबंद लोग पहुंचे जिनके हाथों में गन्स थी। गन पॉइंट पे इन्होंने श्रियन और एनी को धमकाया और उनकी ही टैक्सी में किडनैप करके ले गए। कुछ दूर जाने के बाद इन्होंने टैक्सी ड्राइवर टोंगो को उतार दिया और गाड़ी वहां से भगाकर ले गए। उधर ब्रिटेन में श्रियन और एनी के परिवार वाले परेशान हो रहे थे, क्योंकि 13 नवंबर की सुबह से ही दोनों से उनकी बात नहीं हुई थी। उन्हें लगा कि दोनों घूमने फिरने में बिजी होंगे। एनी अपने माता पिता से रोज बात करती थी, लेकिन उस रात उसका फ़ोन नहीं आया। रात को दोनों के फ़ोन पर कॉल्स किए गए, पर फ़ोन स्विच ऑफ थे। रात भर वो फ़ोन का इंतज़ार करते रहे। 14 नवंबर की सुबह श्रियन का कॉल अपने घर पहुंचता है। उसने बताया कि किस तरह रात को उन दोनों का किडनैप हुआ था। टैक्सी ड्राइवर को उतारने के बाद किडनैपर्स ने श्रियन से पर्स, डिज़ाइनर घड़ी और मोबाइल फ़ोन लूट लिया। इसके बाद उन्होंने श्रियन को भी टैक्सी से उतार दिया। पुलिस को ना बताने की धमकी देते हुए एनी के साथ टैक्सी लेकर वो फरार हो गए। श्रियन ने बताया कि उसने रात को ही पुलिस को कंप्लेन कर दी थी और पुलिस टैक्सी को ढूंढ रही थी। 14 नवंबर की सुबह 7 बजे उन्हें वो टैक्सी मिली जिसमें एनी की लाश थी। उसे गोली मार दी गई थी। ये खबर सुनकर घरवाले सदमे में थे। अगली फ्लाइट से ही सभी केप टाउन पहुँचे। अपने रुतबे, हैसियत और पैसे के हिसाब से उन्होंने पुलिस वालों पर दबाव बनाया और कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने की रिक्वेस्ट की। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एनी की मौत गोली लगने से बताया गया। किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार किया गया। इसके बाद बॉडी घर वालों को सौंप दी गई। 17 नवंबर को श्रियन घर वालों के साथ एनी की बॉडी लेकर वापस ब्रिटेन चले गए, जहां हिंदू रीति रिवाज से एनी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। उधर साउथ अफ्रीका में पुलिस जांच चल रही थी। एनी के शरीर पर स्ट्रगल के निशान थे, जो शायद लूटपाट के दौरान लगे थे। उसकी महंगी घड़ी, उसका डायमंड का ब्रेसलेट, ब्लैकबेरी फ़ोन और हैंडबैग गायब थे। टैक्सी में मिले फिंगरप्रिंट्स के आधार पर मंगेनी नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया, जिसने इस डकैती और किडनैपिंग में शामिल होने की बात को माना। एनी से हैंडबैग छीनने के झगड़े में उसने ही एनी को गोली मारी थी। उसके साथ इन्वॉल्व दूसरे शख्स क्वाबे को भी अरेस्ट किया गया। इस पूरे इंसिडेंट में उस होटल का रिसेप्शनिस्ट मोबो लोम्बो भी शामिल था। इन तीनों ने डकैती और किडनैपिंग के अपराध को स्वीकार किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 18 नवंबर को अरेस्ट होने के कुछ घंटों बाद ही इन्होंने अपने बयान बदल दिए। होटल के रिसेप्शनिस्ट मोबो लोम्बो ने बयान दिया कि ये किडनैपिंग और लूट एक नाटक था जो एनी की हत्या करने के लिए रचा गया था। श्रियन देवानी के कहने पर यह सब हुआ था। अब ये बयान चौंकाने वाला था। टैक्सी ड्राइवर टोंगो को भी इसमें शामिल पाया गया और गिरफ्तारी के बाद उसने श्रियन देवानी को इस पूरे हत्याकांड का दोषी ठहराया। ये केस उस वक्त सुर्खियों में था। एनी की हत्या के बाद साउथ अफ्रीकन टूरिज्म पर भी इसका असर पड़ा। लोग अपनी बुकिंग कैंसिल करवाने लगे कि साउथ अफ्रीका टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं है। यहाँ तक कि 2010 में साउथ अफ्रीका में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के आयोजन पर भी संकट गहराने लगा था। इस केस में श्रियन जैसे एक अरबपति का नाम आने से मीडिया में और भी उछाल आया। पुलिस जांच पर भी सवाल उठने लगे कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में गिरफ्तारियां की हैं और अब एक अरबपति को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस बयान के बाद गिरफ्तार लोगों पर तो कत्ल, डकैती और किडनैपिंग का मुकदमा चल रहा था, लेकिन श्रियन यूके वापस जा चुका था। उसे वापस बुलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। ब्रिटेन गवर्नमेंट से सहमति के बाद श्रियन देवानी को वापस साउथ अफ्रीका भेज दिया गया, जहां पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया।
बाकी अपराधियों के साथ श्रेयन देवानी पर भी मुकदमा चलाया गया। इस केस का मेन अक्यूज अब एक अरबपति श्रेयन देवानी था। इस केस में बहुत उतार चढ़ाव आए। श्रेयन का नाम आने के बाद एनी के घर वाले बहुत ही सदमे में थे। वो जानना चाहते थे कि दोनों की शादी एक दूसरे की रजामंदी से हुई थी। फिर ऐसा क्या और क्यों हुआ कि एनी की जान गई। इस केस के दौरान श्रेयन ज़्यादातर खामोश ही रहा। वो खुद को बेकसूर बताता रहा। उसका कहना था कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैं इन्हें नहीं जानता। उसने कत्ल की बात कभी नहीं मानी। मुकदमे के दौरान सभी अपराधियों के बयान भी हुए, पर यह केस एक जगह जाकर अटक गया। पुलिस के पास अपराधियों का बयान तो था जो श्रेयन के खिलाफ था, पर बहुत कोशिश के बाद भी पुलिस इन तीनों का श्रेयन देवानी से कोई लिंक नहीं ढूंढ पाई कि श्रेयन किसी तरह से इनके कांटेक्ट में था या उसने कत्ल की सुपारी दी। ना ही कोई फ़ोन रिकॉर्ड्स थे और ना ही इनके मिलने का कोई सीसीटीवी फुटेज मिला। अब उन तीनों का कहना था कि श्रेयन की बात होटल रिसेप्शनिस्ट से हुई थी और बाकी लोगों को उसने ही इन्वॉल्व किया, इसलिए श्रेयन कहीं डायरेक्ट उनसे नहीं मिला था। श्रेयन तो इस अपराध में शामिल होने से लगातार इनकार ही कर रहा था और कत्ल का मोटिव भी पता नहीं चल रहा था। अब एक बार फिर केस में ट्विस्ट आया। कोर्ट में जब श्रेयन से पूछा गया कि एक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि तुम्हारा अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था, एनी बहुत गुस्से में होटल से निकली थी और तुम उसके पीछे पीछे गए थे, तो आपका झगड़ा क्यों हुआ था? तब अदालत के सामने श्रेयन ने कहा कि मैं एक समलैंगिक यानी ये हूँ। एनी ने मुझे मेरे दोस्त के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। वो बहुत गुस्से में वहाँ से निकली थी। मैं उसे समझा ही रहा था, तभी हमारा किडनैप हुआ। उन्होंने लूटने के बाद मुझे तो टैक्सी से उतार दिया, पर एनी को वो अपने साथ ले गए थे। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मेरा इस कत्ल से कुछ लेना देना नहीं है। जब उससे पूछा गया कि आपके साथ वो शख्स कौन था, तो श्रेयन ने बताया कि वो उसका ब्राज़ीलियन दोस्त था। वो एक फ़ोटोग्राफ़र है। इत्तेफाक से वो भी इस वक्त साउथ अफ्रीका आया हुआ था। मैं एनी को होटल में छोड़कर उससे मिलने गया था, पर एनी ने हमें देख लिया। अब पुलिस के पास झगड़े की सीसीटीवी फुटेज तो थी, पर कत्ल में श्रेयन की भागीदारी किसी भी तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी। यहाँ भी पुलिस जांच पर सवाल उठे कि श्रेयन क्योंकि एक अरबपति है तो अब उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पर करप्शन के भी इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने पैसे लेकर सबूत छुपाए हैं और अदालत में पेश ही नहीं किए। 2010 में कत्ल के बाद 4 साल तक ये केस चला। 2014 में अदालत ने सबूतों के अभाव में श्रेयन देवानी को एनी के कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। ना कोई सबूत मिला और ना ही मोटिव सामने आया। इस फैसले पर भी उंगलियां उठी कि जांच ठीक से नहीं हुई है। इस केस के मुख्य आरोपी मंगेनी, जिसने एनी को गोली मारी थी, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई। दूसरे किडनैपर क्वाबे को 25 साल की सज़ा हुई और ड्राइवर टोंगो को 18 साल की सज़ा दी गई। होटल रिसेप्शनिस्ट मोबो लोम्बो सरकारी गवाह बन गया, इसलिए उसे सज़ा से छूट मिल गई। 2014 में बरी होने के बाद श्रेयन वापस ब्रिटेन आ गया। अब वो एक आज़ाद नागरिक के तौर पर वहाँ रह रहा था और वो वापस अपने बिजनेस में बिजी हो गया। उधर एनी के घर वाले इस सबसे बुरी तरह टूट चुके थे। अपनी जवान बेटी को उन्होंने खोया था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। वो जानना चाहते थे कि उनकी बेटी का कत्ल क्यों किया गया। उन कातिलों ने श्रेयन का नाम लिया था, पर वो तो साफ बच निकला था। 3 साल बाद 2017 में श्रेयन ने सोशल मीडिया पर अपने गे होने की ऑफिशियल घोषणा करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की जो उनके पार्टनर के साथ थी। अपने रिश्तों का खुलासा करते हुए उन्होंने लिखा कि हम कई सालों से रिश्ते में हैं। पहले हम इसे दुनिया से छुपा रहे थे, पर अब हम साथ रहना चाहते हैं। और उसने अपनी हर पोस्ट में एनी के कत्ल में खुद की भागीदारी से इनकार भी किया। इसके बाद श्रेयन के घर वालों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। अब ये पूरा घटनाक्रम कि श्रेयन का खुद को गे घोषित करना और उसके घर वालों का उसे स्वीकार भी करना, एनी के परिवार वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। अब वो यही दावा कर रहे थे कि श्रेयन ने ही एनी का मर्डर करवाया है और उसके पीछे कारण ये रिश्ता ही था। एनी के परिवार वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उनके हिसाब से एक अरबपति होते हुए भी परिवार इतने खुले विचारों का नहीं था कि श्रेयन के इस गे रिश्ते को स्वीकार करे। एक बिजनेस टाइकून होने के नाते श्रेयन भी सामाजिक तौर पर इसका खुलासा होने से डरता था। इसलिए जब एनी ने उसे देख लिया तो वो शायद डर गया होगा कि अगर ये बात बाहर आई तो परिवार वालों की बहुत बदनामी होगी, उनके बिजनेस के लिए भी ये ठीक नहीं होता। इसीलिए उसने एनी को मरवा दिया। वो अक्सर साउथ अफ्रीका जाता रहता था, उसकी वहाँ जान पहचान थी। वहाँ एनी का कत्ल करवाना उसके लिए बहुत आसान था। उनका यही कहना है कि अगर श्रेयन गे था तो उसने ये बात छुपाई क्यों।
उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, कि अगर हमें पता होता तो हम ये शादी ही नहीं करते और ना ही हमारी बेटी की जान जाती। एनी के माता पिता इतने सालों बाद भी उस दर्द से उभरे नहीं हैं। बेटी को खोने के गम ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। इस कत्ल के इतने सालों बाद भी इसकी असलियत क्या थी पता ही नहीं चल पाई। शियन आज आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। जो खुलासा उसने बाद में किया, यही हिम्मत अगर वो पहले दिखाता तो शायद ये शादी होती ही नहीं और ना ही एक लड़की इस बेमतलब की शादी की बलि चढ़ती। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।